हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जो हमारा हम चैप्टर देख रहे थे, इसमें हमने जो है आधा चैप्टर देख लिया था। हम इसको दो पार्ट में करने वाले थे क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, तो इसमें हमने आधा कंटेंट जो है वो कल देख लिया था। और ये हमारा जो चैप्टर है वो है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। कैसे जो है प्रेस का विकास हुआ, कैसे यूरोप में हुआ, कैसे अरब देशों में हुआ, कैसे चीन में हुआ, कैसे जापान में हुआ, और ये धीरे धीरे कैसे जाके भारत में छपाई तकनीक आई और इसके माध्यम से कैसे राष्ट्रवाद फैला, कौन कौन से समाचार पत्र निकाले गए, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा होगा प्रेस के विरुद्ध जो है प्रतिबंध। अब भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन में जो है कैसे कैसे जो है प्रतिबंध जारी किए गए, चाहे वो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो या अलग अलग समय पर जो है अलग अलग प्रतिबंध कैसे लगाए गए, उन सभी चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ हम ये भी दिखाते हुए चलेंगे कि ये सवाल जो पूछे गए थे ये कहाँ से पूछे गए थे आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 और उसके री एग्ज़ाम में। तो हम जो है अपने सभी वीडियो में आपको ये दिखाते हुए चलते हैं कि ये जो सवाल है वो यहीं से बने थे, अगर सवाल यहाँ से बने हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियोज़ भी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। एनसीईआरटी एक्सप्रेस के नाम से आपको सीरीज मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम जो है क्लास को शुरू करते हैं और अपना समय को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन के साथ ही सरकारी नीतियों की समीक्षा भी शुरू हो चुकी थी। और प्रारंभ में कंपनी के शासन के दौरान समाचार पत्रों के लिए आदर्श आचार संहिता नहीं थी। कंपनी की स्वेच्छा पर निर्भर था कि समाचार पत्र या संपादक के प्रति वह अपने अनुकूल कार्य न करने पर कौन सा दंड निर्धारित करे। इन परिस्थितियों में समाचार पत्र कंपनी की दया पर जो है चल रहे थे। कंपनी कभी भी पूर्व पर्यवेक्षण की नीति के कारण अनुकूल नहीं रहने पर संपादक को वापस इंग्लैंड भेज देती थी, लेकिन वह भारतीय संपादकों के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। अतः समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए। अब पहले देखिए कौन सा अधिनियम था, 1799 का समाचार पत्रों का जो है पत्रेक्षण अधिनियम। अब देखिए ये किसके टाइम पे आया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। और इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाली सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। 1807 में इस नियम को पत्रिकाओं, पंपलेट और पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया और हेस्टिंग के समय कुछ ढील दी गई और 1818 तक जो है ये पूर्व पत्रेक्षण का काम जो है ये बंद कर दिया गया था। इसके बाद फिर आया 1823 के अनुज्ञप्ति नियम। ये जो आया था वो 1823 में आया। अब देखिए 1823 में जॉन एडम्स गवर्नर जो है जनरल बनते ही अपनी प्रतिक्रियावादी विचारों में इस अधिनियम में व्यक्त किया। इसके अनुसार मुद्रणालय, मतलब जहाँ पर प्रिंट होता था, जहाँ पर छपता था, स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती थी। बिना अनुज्ञप्ति 400 रुपये का दंड और कारावास की सजा का प्रावधान था। दंडनायक बिना अनुमति मुद्रणालय जब्त कर सकता था और गवर्नर जो है जनरल को अनुज्ञप्ति रद्द करने का भी अधिकार था। इस नियम के आलोक में राजा राम मोहन राय के मिरातुल अखबार को बंद होना पड़ा था और जीएस बर्किंघम को इंग्लैंड में उद्दासित होना पड़ा था। आगे देखिए अगला कब आया, तो 1835 का जो है प्रसिद्ध नियम आया पत्रों की स्वतंत्रता के जो है संबंध में। और विलियम बेंटिक समाचार पत्रों के प्रति जो है उदार थे, और लेकिन 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकाफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित हो गए। देखिए ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। और मैकाले का विचार था कि आपात काल में सरकार के पास अनंत शक्ति है, तो शांति काल में ऐसे नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। नए अधिनियम के तहत प्रकाशक प्रकाशन स्थान की सूचना देकर सुगमता से कार्य कर सकता था। 1856 तक जो है यह कानून चलता रहा। फलतः देश भर में जो है समाचार पत्रों की संख्या में जो है अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अब देखिए 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम क्या कह रहा था। 1857 के अधिनियम के अनुसार अनुज्ञप्ति को जो है पुनः लागू कर दिया गया। फिर से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती थी प्रेस को चलाने के लिए। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था के लिए रूप में लागू किया गया था, याद रखिएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। अब देखिए 1867 का जो है पंजीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। इस जो है अधिनियम के तहत मेटकाफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य मुद्रणालय, मतलब जहाँ पर प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस को नियमित करना था। प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त 1 महीने के भीतर प्रकाशक को पुस्तक की 1 प्रति सरकार को भी देनी होती थी। वहाँ भी विद्रोह के कारण राजद्रोह फैलाने को अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक सजा का भी प्रावधान था। अब आगे देखिए देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जो सबसे ज़्यादा जो है
रहता है। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर देखिए 1857 लिखा गया है। देखिए 1857 के पश्चात भी शासक और शासित के बीच बंट गए और अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार का सदैव समर्थन करते थे, लेकिन देसी समाचार पत्रों ने जो है मुखर होकर साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीयवादी भावना को उत्पन्न किया। अकाल और सरकारी अब्बे की खबरों ने जनता के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया। और ये देखिए 1800 यहाँ पर 57 लिखा है, लेकिन ये 1857 नहीं होगा, ये 1878 होगा। तो आप लोग इसको 1878 पढ़िएगा, क्योंकि ये देसी भाषा जो परिषद नियम था या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये आपका 1878 में किया आया था। अब लिटन यहाँ समझता था कि असंतोष का कारण मैकाले और मेटकाफ की नीतियां हैं, फलतः इसने 1878 के देसी भाषा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और इस अधिनियम के माध्यम से जिला दंडनायक बंधन पत्र और जमानत पर किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने की आज्ञा इस शर्त पर दे कि वे ताज के विरुद्ध भड़काने वाला कोई समाचार नहीं छापेंगे। इसमें दंडनायक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अगर कोई समाचार पत्र इस अधिनियम से बचना चाहे तो अपने पत्र की इच्छ प्रति जो है सरकारी पर्यवेक्षण को पहले से देनी होगी। यह अधिनियम देसी भाषा समाचार पत्रों के लिए मुंहबंद करने वाला एवं भेदभावपूर्ण साबित हुआ और यह भारतीय समाचार पत्रों की भाषा और भाव को नियंत्रित करने में सफल रहा। भारत के नए सचिव जो है लॉर्ड क्रेनबुक ने पर्यवेक्षण की धारा को सितंबर 1878 में हटा दिया। इसके बदले प्रेस आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सच्चे और यथार्थ समाचार पत्र प्रदर्शित करना था। आगे देखिए लॉर्ड रिपन जो सच्चा उदारवादी शासक था, जब वो गवर्नर जनरल बना, उसने जो है इस अधिनियम को रद्द कर दिया। लेकिन 1898 के अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई कि वैसे कथन जो सेना में असंतोष फैलाए और राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा दे, उनको जो है दंडित किया जा सके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने राष्ट्रीय एकता की भावना और जो है जन असंतोष को उबाल लाने का कार्य किया। अब देखिए 1908 का जो है समाचार पत्र अधिनियम, देखिए कितने बार जो है अधिनियम लाए गए समाचार पत्रों को नियंत्रित और जो है रेगुलेट करने के लिए। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के बाद उग्र राष्ट्रवाद भावनाएं भड़क रही थी। इन्हें दबाने के लिए 1908 का न्यूज़पेपर जो है एक्ट पास किया गया और इसके अनुसार किसी समाचार पत्र की ऐसी सामग्री जिससे हिंसा व हत्या की प्रेरणा मिले, उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती थी। स्थानीय सरकार पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत किसी प्रकाशक की घोषणा को जो है रद्द किया जा सकता था। प्रकाशकों को मुद्रणालय जब्त कर होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति थी। 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम क्या कहता है? इस नियम ने लॉर्ड लिटन के 1878 के एक्ट के सभी घिनौने लक्षण को जो है पुनर्जीवित कर दिया और सरकार के जमानत जब्त करने तथा पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिल गया। पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने और मुद्रणालय और पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में भारत सुरक्षा नियम के अंतर्गत राजनीतिक आंदोलन और स्वतंत्र जन आंदोलन को आज्ञा नहीं थी और 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। अब देखिए 1931 का अधिनियम, देखिए इसके अनुसार 1910 के सारे आदेश जो है पुनः लागू कर दिए। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप के अपराध की प्रेरणा देने पर कड़ा दंड का प्रावधान किया गया। 1932 में प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाने वाली सभी गतिविधियों को जो है नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुनः पत्रेक्षण को जो है लागू कर दिया गया। देखिए जो पेपर जारी करने से पूर्व जो है ये इसको एक बार वेरीफाई करते थे अंग्रेज अधिकारी की क्या लिखा है इसमें, क्या नहीं लिखा है। ये फिर से लागू कर दिया गया और एक समय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशित करना भी अवैध घोषित किया गया। इन सभी शक्तियों को जो है 1945 में फिर से समाप्त कर दिया गया। अब देखिए समाचार पत्र जांच समिति, मार्च 1947 में गठित समिति संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के आलोक में थी और इसकी सिफारिश थी कि 1931 के समाचार पत्र अधिनियम, देसी राज अधिनियम, असंतोष के विरुद्ध जो है 1934 के देसी रक्षा अधिनियम को रद्द किया जाए। 1951 का देखिए समाचार पत्र, अब आज़ादी के बाद भी जो है लगातार जो है अधिनियम आ रहे थे। 1951 में सरकार की संविधान अनुच्छेद 19(2) में संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी। इसके माध्यम से अब तक के सभी अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। नए कानून के माध्यम से सरकार प्रिंटिंग प्रेस को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त कर सकती थी। प्रकाशकों को जूरी द्वारा परीक्षा मांगने पर जो है परीक्षा मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा और कई पत्रकार संगठनों द्वारा इसका विरोध करने पर सरकार ने न्यायाधीश GS राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया। इसने 1954 में अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन सहित कई सुझाव दिए जो सरकार द्वारा मान लिए गए। स्वतंत्रोत्तर भारत में प्रेस की भूमिका क्या रही? तो देखिए वैश्विक स्तर पर मुद्रण और अपने आदिकाल से भारत स्वाधीनता आंदोलन तक भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए आज अपनी उपादेयता या महत्व या उपयोगिता के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। इससे ज्ञान जगत की हर गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।
आज के इस आधुनिक दौर में प्रेस साहित्य और समाज की समृद्ध चेतना ही चेतना की धरोहर है और पत्र पत्रिकाएं दैनिक गतिशीलता की लेखा है। स्वतंत्रोत्तर भारत में पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य भले ही व्यावसायिक रहा हो, किंतु इसने साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पत्र पत्रिकाओं ने दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नई और सहज शब्दावली का प्रयोग करते हुए भाषा शास्त्र के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रेस ने समाज में नवचेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और दैनिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया। और प्रेस ने सदैव सामाजिक बुराइयों, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बालिका विवाह, बाल विवाह और बालिका वध जैसे जो है मुद्दों को उठाकर समाज की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए मदद की तथा व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है। आज के परिवर्तनकारी युग में प्रेस और जो है प्रेस स्वस्थ मनोविद का भी स्रोत बन गया है। और आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन शैली में भी प्रेस सिनेमा से लेकर खेल-कूद से संबंधित समाचार को प्रमुखता से छापकर पाठकों का मनोरंजन करती है। प्रेस पारस्परिक गपशप, हास्य परिहास, व्यंग्य विनोद, प्रश्नोत्तर, फुलझड़ी, कहे कहे से लेकर काँव-काँव के माध्यम से समाज को सूक्ष्म संदेश तो देती है और मनोरंजन भी करती है। आज प्रेस समाज में रचनात्मक का प्रतीक बनता जा रहा है और यह समाज को नित्य प्रति उपलब्धियों, वैज्ञानिक अनुसंधानों, वैज्ञानिक उपकरणों, साधनों से परिचित कराता है। पत्रकार विज्ञान के वरदान और अभिशाप को घटनाओं के माध्यम से समाज के सामने लाते हैं ताकि सामान्य लोगों को भी विश्व कल्याण के संदर्भ में सोच सकें। अब आप लोग जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है, कैसे क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको जो है ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। हम जो है हमारा चैप्टर आज का छोटा सा ही था क्योंकि कुछ ही कंटेंट बचे थे, तो ये हमारे समाप्त हो गए। अब महात्मा गांधी ने किसका किया था तो आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो यंग इंडिया हो या न्यू इंडिया हो। देखिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये आपका एनी बेसेंट ने किया था। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी का था। और किसने जो है रातों रात अपना जो है लैंग्वेज बदल दिया था, तो ये अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। और 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो आप सभी लोग जानते हैं किसने पहुंचाए थे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुटेनबर्ग का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था ये भी आपको बताना है। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, आसान है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुँचाने वाला कौन था, तो आप सभी लोग इसको भी बताइएगा और अगले सेशन में मैं जो है आपको इन सभी क्वेश्चनों को करा दूंगा। देखिए, मुद्रण ही ईश्वर की जो है दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा था, तो ये सभी आप लोग जानते हैं ये किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था, तो याद रखिएगा। ऐसे बहुत से सवाल आपको करने को मिलेंगे जो आप यहाँ से करिएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, विश्व में सर्वप्रथम